नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं सूर्यकांत केलकर जी के साथ, गुरु जी के साथ, जो आरएसएस में पहले प्रचारक भी रहे हैं और हाल में भारतीय रक्षा मंच के कन्वीनर हैं। तो भारत के आस-पड़ोस में और उत्तर-पूर्व के भाग में ख़ास करके जो परिस्थितियाँ खड़ी हो रही हैं, उसके ऊपर इनके विचार हम जानना चाहेंगे। सूर्यकांत केलकर जी। गुरु जी, सबसे पहले भारतीय रक्षा मंच क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दें। पहली बात तो नाम जो है वो भारतीय रक्षा मंच नहीं, भारत रक्षा मंच है। हम ये मानते हैं कि भारत की सीमा पर रक्षा तो सेना कर रही है, किंतु सीमा के अंदर जो भारत है वो हमें समझना होगा। भारत जो सीमा के अंदर है वो यानी यहाँ का भारतीय समाज, उसकी भाषाएं, उसकी संस्कृति, उसके मंदिर, ये सब मिलकर के भारत बना हुआ है। हम ये मानते हैं कि इन सभी पर आक्रमण हो रहा है। भारतीय समाज जो है, जो भारत से प्रेम करता है, ऐसा हिंदू समाज जो प्राचीन काल से यहाँ रहता आया है, यह धीरे धीरे भारत में अल्पसंख्यक होने की दिशा में बढ़ रहा है। पिछले जनसंख्या के आंकड़े अगर देखेंगे, प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या की गिनती होती है। 2011 के बाद 2021 के जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं, हुई भी नहीं अभी, किंतु 2011 की जनगणना भी बताती है कि विषम अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। हिंदू बढ़ रहा है 13-14% 10 वर्ष में, और मुसलमान बढ़ रहा है 24-25% 10 वर्ष के अंदर। और खास करके जो 6 से 15-16 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे हैं, उनमें भी 2011 में ही प्रमाण जो था वो ये था कि 60% हिंदू बच्चे थे तो 40% मुस्लिम बच्चे थे। अच्छा। ये 2011 का जी अनुपात है। 2021 में और बदल गया होगा। क्रमशः मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। उनके रोकने के लिए कोई व्यवस्थित प्रयत्न भी नहीं होते, सरकार के द्वारा तो बिल्कुल नहीं होते। और जो भी प्रयत्न होते हैं जनसंख्या रोकने के, जैसे परिवार नियोजन वगैरह, वो सब कुल मिलाकर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि ही रोक रहे हैं। और इसलिए आने वाले समय में हिंदू जनसंख्या ये भारत में मुसलमानों की तुलना में कम हो जाएगी। इसका अंदाज या हिसाब जानकार लोग ये बता रहे हैं कि 2061 में हिंदू मुसलमान भारत में बराबरी पे आ जाएंगे। और उसके बाद की जनगणना बताएगी कि हिंदू यहाँ माइनॉरिटी हो रहा है और लगातार कम कम होता जाएगा। और अगर हिंदू जहाँ कम होता है वहाँ देश कट जाता है, बढ़ जाता है, और वहाँ हिंदू मिट जाता है। ये पिछला उदाहरण है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनको देखते हुए। जी। अफगानिस्तान में किसी समय जब अफगान यानी 1951 की जनगणना में भी अफगानिस्तान में 10% हिंदू था, हिंदू सिख। अभी कोरोना के समय जो आखिरी बचे हुए 200 लोग थे वो भी निकल आए। जी। अब कोई हिंदू वहाँ, हिंदू या सिख अफगानिस्तान में बचा नहीं। जी। पाकिस्तान में 15% हिंदू थे, अभी का जो पाकिस्तान है, ये 1951 में थे। जी। अब ये जो जनगणना 2011 की रही, उसने बताया कि पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या ये 1% से भी कम हो गई है। बांग्लादेश में 32% हिंदू था, और तब से अब तक हिंदुओं पर अत्याचार
समय समय पर उनका कत्ल, उनको भगाना, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाना, ये सभी जगह इस्लामी देशों में चल रही है। यानी जो अल्पसंख्यक होगा उसे दबा करके मारने की धमकी या जबरदस्ती उसका कन्वर्जन, धर्मांतरण, या फिर वो उसे भागने पे मजबूर करना है। ये उन इस्लाम का एक तरह से पैटर्न बना हुआ है। तो यही बांग्लादेश में भी हुआ। उस बांग्लादेश में जहां 32% हिंदू था, अब केवल 8% हिंदू बचा है। तो एक तरह से हिंदू के अस्तित्व पर भारत में संकट आ रहा है। हिंदुओं के ये अस्तित्व पर संकट है तो हिंदू देवालय आज भी संकटग्रस्त है। जितने बड़े देवालय है वहां सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ता है। सारे हिंदू त्योहार ये सुरक्षा के साया में ही चलते हैं। सारे हिंदू मंदिर, हिंदू यात्राएं, अमरनाथ की यात्रा हो या कहीं की भी यात्रा है, उसमें आतंकवादी हमले की हमेशा संभावना रहती है। ये भारत में हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी ये हो रहा है। यहाँ गली मोहल्ले से लेकर जो अखिल भारतीय स्तर तक भी हिंदुओं पर हमले, खास करके मुसलमानों द्वारा होना, यह एक आम बात है जी। और हिंदुओं ने भागना, और इसलिए ऐसे गली मोहल्ले, गांव, शहर ऐसे दिखाई देंगे कि जो कभी पहले हिंदू बहुल थे और अब वो मुस्लिम बहुल हो गए। ये एक बड़ा भारी संकट चालू है। भारत रक्षा मंच इसे एक देश पर संकट मानता है और इसके समाधान के लिए, इसके हल के लिए प्रयत्न करता है। मैंने जैसे बताया, भारत के सारे मंदिर संकटग्रस्त हैं जी। मंदिरों की जो व्यवस्था है मंदिर चलाने की, वह भी हिंदुओं के हाथ में नहीं है। मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं हिंदू लोग, वो चढ़ावा भी सरकार छीन लेती है और चाहे जैसा उपयोग करती है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में हिंदुओं ने चढ़ाया हुआ पैसा वो सरकार लेकर मदरसों को बांट देती है जी। और मदरसों में क्या होता है, ये अब कई लोगों को पता चला है, जिसे सामान्यतः अखबार वाले तो छिपाते रहे, राजनीतिक पार्टियां छिपाती रही, किंतु अब छोटे छोटे चैनल और इन लोगों ने ऐसी घटनाएं जो इसमें होती है जी मदरसों में, वो अब लोगों के सामने आने लगी है। और किस प्रकार मदरसों में मुसलमानों को जाहिल और जंगली बनाया जाता है, बच्चों को उनकी सोच कैसे बिगाड़ी जाती है, यह भी अब स्पष्ट है। और उसको सरकार की मदद होना ये दुर्भाग्यजनक है। तो भारत रक्षा मंच इसलिए बनाए, ये जो हिंदुओं के साथ चल रहा है अनीति, अन्याय, अत्याचार, इसको मिटाना ये भारत रक्षा मंच का उद्देश्य है। और इसके लिए भी आवश्यक है कि जो हिंदू डराया गया है उसका स्वाभिमान जागृत करते हुए और वो मुखर बने, उसको मुखर बनाने का भारत रक्षा मंच का प्रयास है। और हमें खुशी है कि अब हिंदू बहुत कुछ बोलने लगा है। उसका भी एक कारण है कि हमारे हिंदुओं के बड़े बड़े नेता ही पहले डरा करते थे जी। अब देखो ना, कोई बड़ा प्रधानमंत्री मंदिर में भगवान के सामने खड़ा है, ऐसा अखबार में छपा हुआ चित्र नहीं बता सकते जी। ये मोदी है जो डरते नहीं है किसी से, टोपी पहनने से सीधे इनकार कर देते हैं जी। किंतु अन्य लोग सेक्युलरी आतंक के कारण इतने भयभीत रहे, हमारे बड़े बड़े नेता भी, कि वो अपनी हिंदू पहचान छिपाते रहे, कहीं हमें हिंदू न दिखाई दे। ऐसा एक
विचित्र भाव उनमें दिखाई देता है। किसी भी प्रधानमंत्री बड़ा व्यक्ति है, ताकतवर व्यक्ति माना जी। जाता है, वो ही घबरा रहा है कि मेरा चित्र न छपे कि मैं मंदिर में हाथ जोड़ के खड़ा हूं, सब ये भारत चित्र के न छपे कि मेरे घर में मैं दशहरा मिलन कर रहा हूं, इफ्तार पार्टी देते हुए चित्र भले ही छप जाए, ये सब चल रहा था। तो ऐसे लोग होने के कारण सामान्य हिंदू डरपोक बनने लग गया, डरने लग गया। और मुसलमानों के गलत बातों का विरोध उनके लोग तो करते ही नहीं है, अन्य लोग भी न करने के कारण धीरे धीरे भारत का मुसलमान बेशरम और गुंडा बनता गया। उसको बनाने में भी इन नेताओं का हाथ है। तो भारत रक्षा मंच ये भी चाहता है कि बेशरम और गुंडे लोगों का व्यवस्थित इलाज हो, और ऐसा इलाज जब होगा तब मुसलमानों में भी जो अच्छा मुसलमान है उसकी कीमत बढ़ेगी, उसका वजूद बढ़ेगा। जी। आज उसी का वजूद समाप्त है। कोई भी अच्छा मुसलमान सही बात बोलने से घबराता है भयंकर। तो ये सब करना आज देश की आवश्यकता है और भारत रक्षा मंच इस काम में लगा है। सर ये जो आप पिछले साल अपने मणिपुर में थे, तो मणिपुर में जो परिस्थितियां ये हो रही है, कॉम्प्लिकेट हो गई है पिछले साल 1-2 साल से, और उसमें खास करके जो अलग अलग विस्तार है जिसमें जिरीबम हो गया, या उसके बाद चूरा चांदपुर था, अब चूरा चांदपुर थोड़ा शांत हुआ है, तो कांगपोपी में ये जो कुकीज का अटैक है, और बेसिकली एक नार्को टेररिज्म जैसा एक माहौल वहां पर चल रहा है। जो पॉपी कल्टीवेशन था, जो अफीम की खेती चलती थी वहां पर, तो उसके सामने बीरेन्द्र सिंह जी ने एक्शन लिया सत्ता में आने के बाद, और काफी हद तक वो जो पॉपी कल्टीवेशन था उसको खत्म करने की कोशिश की सरकार ने, और सेना ने, वहां की जो फोर्सेस हैं सभी ने मिलकर। उसके सामने ये कुकीज का जो वहां पर जो लोकल्स हैं, मेतेज, उनके ऊपर, जो कि एक्चुअल मणिपुर कल्चर को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर जो हमला हो रहा है, उसको, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके मामले में एक बात तो हमने समझ लेनी चाहिए कि कुकी ये म्यांमार की तरफ से आ रहे हैं, और कुकी लोगों ने जो पहले आए थे उन लोगों ने मणिपुर में पहाड़ियों में अपना निवास बनाया, और पहाड़ियों में उन्होंने नशीले पदार्थ क्या भी इसकी खेती वगैरह चालू की। इस खेती पर सरकार के द्वारा कुछ नियंत्रण है, प्रतिबंध है, उसका उल्लंघन करते हुए और ये अफीम पैदा करना और उसको दुनिया भर में बेचना, उसकी तस्करी करना, ये वहाँ एक सामान्य व्यवसाय बन गया कई लोगों का, और इसके ऊपर कार्रवाई होती है सरकार द्वारा, तो उसका गुस्सा वो वहाँ के मैतेई लोगों पर उतारते हैं। अब की बार इसमें चर्च ने भी भूमिका निभाई जी। वहाँ चर्च जो है उन्होंने हिंदू मंदिर तोड़ना फोड़ना ये चालू किया, और बाद में जब मैतेई लोगों ने भी कुकी लोगों को मार भगाने का प्रयत्न किया, तो कुछ जगह पे तो ईसाइयों ने उनके जो सामान्य से चर्च बने थे, क्योंकि जंगल में बना हुआ चर्च है कुछ, तो वो ऐसे ही टीन टप्पर में बना हुआ खुद ने ही जला दिए ताकि सरकार से अच्छी रकम मांग सके। अच्छा। और आज भी वो चर्च बनाने के लिए रकम मांग रहे हैं, किंतु एक सब में चर्च का भी की भी बड़ी भूमिका रही है। असल में आसाम के 7 सिस्टर्स में जो आतंकवाद का विषय ज्यादा बढ़ा है, इसमें चर्च का की भी भूमिका है, ये हम हमेशा ध्यान में रखें। जी। सारे ईसाई वैसे नहीं है, किंतु ईसाइयों का एक वर्ग ऐसा जरूर है कि जो भारत का अहित चाहता है, और इस दृष्टि से वहां पे भी चर्च भी अपनी एक भूमिका निभा रहा है। ये
कुकी लोगों को म्यांमार से भी समर्थन प्राप्त है, क्योंकि म्यांमार में से ही कुकी इधर आया जी है। सरकार ने अब वहां तारबंदी वगैरह करने का निर्णय लिया है, जी किंतु पहाड़ी प्रदेश होने के कारण तारबंदी में कई अड़चने हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि सरकार विषय को ठीक से समझ रही है, और ये एक अच्छी बात है कि पहली बार किसी केंद्र की सरकार ने वास्तव में उत्तर पूर्व में ये राज्य जो पिछड़े हुए थे इनके विकास की ओर ध्यान दिया। अन्यथा ये आसाम के साथ लगे हुए राज्य मिजोरम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, इनके लिए जो पैसा भेजा जाता था केंद्र से, वो विकास के नाम पर भेजा हुआ पैसा ये वहां के राजनीतिक लोग इन्हीं की जेब में चला जाता था, विकास कुछ होता ही नहीं था। जी अब पहली बार वहां मोदी सरकार आने के बाद उस पैसे का विनियोग ठीक से विकास के कामों में हो रहा है, जी रास्ते वगैरह बन रहे हैं ये सब। और इससे ऐसा लगता है कि जब लोगों को काम धंधा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, विकास कार्यों में सहभागिता उनकी रहेगी, तो वहाँ शांति भी होगी और व्यवस्थित उन राज्यों का विकास शुरू होगा। किंतु इसका असल में अभी जो उपद्रव है उसका कारण ही ये है कि लोगों ने अपनी सत्ता कायम रखने के लिए, अपनी सत्ता कायम रखना यानी केंद्र सरकार से आया हुआ पैसा अपनी जेब में डालना, उसके लिए उन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, अपनी ताकत केंद्र बनाए हुए हैं। और जैसे सरकार अब कुछ सुधार करने जा रही है तो वो भी लोग ऐसे कुकी वगैरह को साथ देने में लगे। किंतु मेरा अंदाज ये है कि केंद्र सरकार, देश ने पहली बार एक मजबूत सरकार का अर्थ उनके पास कितने सांसद है ये नहीं है, मजबूत इरादे वाली सरकार है। ये इस सरकार की विशेषता है। ये ठीक करना है, ये गलत हो रहा है, ये ठीक करना है, तो उसके ऊपर ठीक करने के लिए काम करने वाली सरकार, ऐसी सरकार देश ने पहली बार पाई है। इसलिए मणिपुर की समस्या भले ही थोड़ी सुधरती बिगड़ती भले ही दिखाई दे, तो कुल मिलाकर इस समस्या का निदान अवश्य होगा। जी अच्छा गुरु जी, तो अभी बहुत लंबे कई सारे सालों से भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो हैं उन लोगों का उपद्रव पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में काफी ज्यादा है। तो उसके सामने हाल की सरकार ने कुछ स्टेप्स लेने शुरू जरूर किए हैं, लेकिन इसमें एक आम इंसान किस तरह से योगदान दे सकता है और भारत रक्षा मंच इसमें किस तरह से अपना योगदान दे सकता है, ये थोड़ा। घुसपैठियों की संख्या इतनी ज्यादा है और इतने जगह पोल पट्टी है कि आम आदमी की भूमिका एक तरह से रही नहीं। इसलिए जब तक कानून ढंग से नहीं बनता है, घुसपैठ विरोध में एक कानून बनने की आवश्यकता है। कानून बनेगा तो उस कानून को पालन करवाने में, उस कानून के अनुसार बांग्लादेशियों को दंड देने में आम आदमी की भूमिका बनेगी। अभी तो आम आदमी ने कुछ कहा भी और यहाँ तक है कि पुलिस ने कुछ एक्शन भी लिया तो भी कुछ होता नहीं है। जी भोपाल में आम लोगों ने कुछ कहा, पुलिस ने जांच की, पता चला कि हाँ ये बांग्लादेशी है, पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई और बांग्लादेश की सीमा पर छोड़ दिया। उस समय सीमा पे तारबंदी वगैरह हुई नहीं थी। सीमा पर छोड़ देने के बाद कुछ ही समय बाद वो वापस भोपाल में आ गए, फिर लूटपाट में लग गए। तो आम आदमी की भूमिका जो है यह हास्यास्पद हो जाती है। जी तो अब ये जो सरकार इस मामले में सोचती है, सरकार ने तारबंदी की है, सीएए किया है, एनआरसी किया है,
और सरकार इसके ऊपर कर रही है। इसके बारे में सरकार एक व्यवस्थित कानून अगर बनाती है तो वो भी एक बड़ा अच्छा उपाय होगा। जी और अ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार भी अवैध घुसपैठियों को पसंद नहीं करती है, उनको हटाने का विचार रखती है। जी ये बात होने के कारण और वर्तमान की सरकार केवल सोचती है, ऐसा नहीं, सोचने के अनुसार करती भी है। करती इसलिए इस समस्या का हल होने की बड़ी आशा जग गई है। जी किंतु इसके पूर्व की सरकारें न तो सोचती थी बल्कि घुसपैठियों में अपना लाभ देखती थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा घुसपैठियों का लाभ मिलता है, इसलिए अधिकाधिक घुसपैठ कराए हम। तो इसलिए अब घुसपैठ समस्या का भी हल होगा। हमारा आग्रह सरकार से ये है, भारत रक्षा मंच का, कि सरकार शीघ्र एक घुसपैठ विरोधी कानून बनाए जी जिसमें वर्क परमिट वाली बात होगी, जिसमें जो लोग इनको मदद करते हैं भारत में जी उनके विभिन्न कार्ड बनाने में, आधार कार्ड बनवा दिया, जी किसी ने उनको स्कूटर चलाने का लाइसेंस करवा दिया, ये सब चलता है। ऐसे लोगों को भी शिक्षा का प्रावधान, जो बांग्लादेशी के बारे में जानकारी देगा और उसकी जानकारी सही अगर निकली तो उसे पारितोषिक की भी व्यवस्था रही। तो बांग्लादेशी की पहचान, उनका निकालना, ये सब संभव होगा। जी अच्छा, अब जब हम बांग्लादेशियों की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं की परिस्थिति पिछले कुछ साल में हुई है उसमें आपका, और हाल में जो परिस्थितियां हैं वहां पर, जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, वहां की ज्यादातर माइनॉरिटीज को ले लीजिए तो उनको टारगेट बनाया जा रहा है। इस प्रकार की परिस्थिति, जैसे कि रिसेंटली यूनुस सरकार के अंदर में अपने ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था, जो एक प्रकार से पाकिस्तान जब उसके ऊपर कब्जा करके बैठा था, अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान जब था, तब ऑपरेशन सर्च लाइट चला था। उसी प्रकार का कुछ अब डेविल हंट करके चला रहे हैं ये लोग, ऑपरेशन डेविल हंट के नाम पर, जिसमें जो भी ऑपोजिशन के लोग हैं या फिर खास करके जो भी माइनॉरिटीज हैं, तो उनके ऊपर वहां का प्रशासन भी क्रैकडाउन कर रहा है। और साथ ही में वहां पर जमात जैसे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनको भी छोड़ दिया गया है, जो शेख हसीना के समय में बंधक बनाए, मतलब उनको अरेस्ट करके रखा गया था, जेल्स में रखा गया था, तो उनको भी छोड़ दिया गया है, फ्री हैंड दे दिया गया है। ऐसे जो माइनॉरिटीज हैं उनको टारगेट बनाने के लिए, और वहाँ का जो हिंदू समाज है उसको अब प्रोटेक्शन के लिए खुद खड़ा होना पड़ रहा है, और उनकी जो परिस्थिति है वो काफी ही विकट हो गई है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वहाँ की जो परिस्थितियां हैं, और हिंदू समाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई बहुत नई परिस्थितियां बन गई, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान बना जब, तब से लेकर आज तक हिंदू निर्मूलन का काम पाकिस्तान में, पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश में भी ये चालू है। हमें ध्यान में रखना होगा कि देश विभाजन के पूर्व भी यही एक तरीका अपनाया था मुस्लिम लीग ने भी। 16 अगस्त को कलकत्ता में पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ था। जी डायरेक्ट एक्शन का ये अर्थ था कि हम सीधे हमले करेंगे अभी। उसी में से नोआखली कांड बाद में घटा। नोआखली में पूरे जिले में एक भी हिंदू नहीं बच सका, या तो भगा दिया गया, या मुसलमान बनाया गया, या मार डाला गया। अभी हाल में ये 1989-90 के समय कश्मीर में हुआ। जी कश्मीर घाटी में हिंदू रहित कर दी। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। मुसलमानों के इतिहास में ऐसी घटनाएं ये कई बार रिपीट हुई है। ये बात अलग है कि हिंदू जगता नहीं, अगर हिंदू जगह भी है तो कुछ ऐसे नेता रहते हैं जो हिंदू को पुनः सुला देते हैं जी कुछ तो भी उल्टी सीधी बातें करके। हाँ, जहाँ हिंदू जगता है वहाँ मुसलमानों की क्रूरता, अत्याचार, इसका व्यवस्थित जवाब देता है। भारत में भी
ये बांग्लादेश में हुआ है ऐसा नहीं, भारत में भी जी हिंदुओं पे अत्याचार करते थे। अब देखो ना, जगह जगह संवेदनशील एरिया बने हुए हैं। जी ये संवेदनशील एरिया का अर्थ ये है कि वहाँ हिंदू महिलाएं जा नहीं सकती, वहाँ अपराध आम बात है, वहाँ पुलिस भी जाने में थोड़ा डरती है। जी ऐसे सब एरिया अभी तक की सरकारों ने बड़े प्रेम से पालन किए, बढ़ाए, पोषित किए। पहली बार अब ये, और मैं फिर क्रेडिट थोड़ा गुजरात भी दूंगा मोदी जी को, कि इन लोगों ने सोचा ये जो इस तरह की बस्तियां और ये सब जिसमें गुंडागिरी, बिजली चोरी और ये सब चलता है, ये रोक जाना चाहिए। तो अपन गुजरात में बैठे हैं, अहमदाबाद में क्या किया उन्होंने, जुआपुरा, ये पूरी मुस्लिम बस्ती थी। जी और मुस्लिम बस्ती का अर्थ ये है कि क्राइम्स वहां होंगे, क्रिमिनल्स वहां छिपेंगे, वहां सामान्य समय में महिलाएं जा नहीं सके, वहां पुलिस जाने में घबराएगी। सरकार ने वहां से रोड निकाल करके सारी उस बस्ती को एक अलग रूप दे दिया। जी आज वो जुआपुरा में हिम्मत नहीं है कि मुसलमान उपद्रव कर ले। अब तो ये जो दृष्टा सरकारों में चाहिए, समाधान खोजने की इच्छा चाहिए, ये इच्छा शक्ति अब सरकारों में दिखने लगी है। ये केवल गुजरात में हुआ ऐसा नहीं, यही बात योगी के रूप में हमें उत्तर प्रदेश में दिखती है। उन्होंने हिंदुओं को भी कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, अब संगठित रहो, कैसे वो आप पर हमला करके। अब देखो ना, अभी इंदौर में क्रिकेट में भारत जीता इसलिए लोगों ने जुलूस निकाला, तो जंगली लोगों ने मस्जिद से उसके ऊपर पथराव करना चालू कर दिया, महू में। अब ऐसे लोगों का इलाज क्या है? तो इसका इलाज यही है कि उनको उन समझ में आएगा उसी भाषा में उत्तर देना। जी और ये अब शुरू हुआ है। और अब हिंदुओं को नेता भी अच्छे मिले हैं। हेमेन विश्व शर्मा ऐसे, उन्होंने स्पष्ट कहा ये मदद से जो है, ये कोई शिक्षा ढंग की देते नहीं है, उन्होंने सब मदद से वहां बंद करवा दिए। ये करना ही होगा। पूर्व की सरकारों ने वोट की लालच में हमें केवल कुर्सी मिलेगी इस चिंता में सब प्रकार की गुंडागिरी को प्रोत्साहन दिया है। अब ये बातों पे सरकार भी सजग है, और सरकार के कारण आम जनता भी हिम्मत करने लग गई है, बोलने लग गई है, और जागरूक भी हूँ। मैं यूँ समझता हूँ कि ये सब बातें देश के विकास के लिए आवश्यक है, प्रगति के लिए आवश्यक है, और एक अच्छा माहौल इस कारण देश में बनता जा रहा है। गुरु जी, एक आखिरी सवाल, भारत के युवाओं के लिए आपका कोई संदेश? भारत के युवाओं के लिए तो यही संदेश है जो विवेकानंद ने कहा है। विवेकानंद ने कहा था कि आने वाले 100 वर्षों के लिए आप बाकी सब बातें भूल जाओ तो चलेगा, अन्य आपके देवी देवताओं को भूल गए तब भी चलेगा। एकमात्र जागृत देवता है भारत माता, यानी भारत। और उन्होंने कहा कि आप उस भारत का अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो, और उसके लिए काम करो, तो देश की सारी समस्याएं हल होंगी। ये उन्होंने युवाओं के लिए कहा है, और मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक कहा है। युवा अगर देश का विचार करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, तो हर समस्या का हल है और देश का विकास है। इसलिए भारत रक्षा मंच भी यही कहता है कि भारत रक्षा मंच का कहना सदा देश के खातिर जीना। हम जिए तो देश के खातिर, ये हमारा युवकों के लिए भी कहना है। जी धन्यवाद। जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।